नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज का क्लास आपका आखिरी क्लास रहेगा शिक्षक भर्ती का, क्योंकि आज आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एक काम आप लोग कर सकते हैं, चूँकि हम नगरीय निकाय वाला आखिरी टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि अभी आपके पास 2 दिन रहेगा, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे आप दबा के रिवीजन कर सकते हैं, और जब मैं मंडे वापस आऊँगा तो एक बार पूरे संविधान को आपको सरसरी तौर पर रिविज़न करवा दूंगा। या कुछ भी डाउट रहेगा बच्चों तो आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आज नगरीय निकाय का ये आखिरी टॉपिक रहेगा जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर दबा के भिड़ जाइए शिक्षक भर्ती की तैयारी में। लगातार साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी टीचर एमसीक्यू करवाता रहेगा बिल्कुल आपको एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था? आपका नगरीय निकाय, ठीक है। एक बार सरसरी तौर पे मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। सारा चीज़ हमने पढ़ चुका है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आज और पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में आपके जो नगर निगम हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं क्लास में आज के। और यहाँ से बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो सर आप नगर निगम को ही क्यों पढ़ा रहे हो, बाकी नगर पालिका और इसके बाद आपका कहना चाहिए कि नगर पंचायत, इन सब के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो कल की क्लास में हमने देखा था कि 124 आपके पास क्या है? नगर पंचायत। 54 क्या है आपके पास? नगर पालिका। और याद रखना है कितने नगर निगम है? 14। और 15वां आपका प्रस्तावित है कहाँ पर? महासमुंद। तो बेटा जो संख्या में कम है ना, वहाँ से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा गौर कर रहे हैं आपके नगर निगम पर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मैं बात करूं तो कुल आपके 14 नगर निगम हैं। 15वां आपका प्रस्तावित है कहाँ पर? आपका 15वां आपका प्रस्तावित है, याद रखना है आपका कहाँ पर 15वां प्रस्तावित है? आपका महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो रायपुर 1967। कौन सा है आपका? रायपुर 1967 है। कल की क्लास में हमने देखा था, सबसे पहले हमने कल की क्लास में क्या देखा था? 1666-67 की बात है, ठीक है। 1666-67 की बात है, जब 1666-67 में पहली बार आपका कहाँ पर? 1666-67 में पहली बार आपके मद्रास में क्या बनाया गया था? ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम बनाया गया था। ये सबसे पहले हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, 1900, यहाँ पर आप देख रहे हैं रायपुर में कब बना है? 1967 में। और 1967 के 100 साल पहले जाओगे तो क्या है आपका? 1867। ये 1867 में आपका क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका। और ये नगर पालिका कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा? तो एक आपके रायपुर में और एक आपके बिलासपुर में। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो 1867 है आपका नगर पालिका, ये आपके रायपुर और बिलासपुर में बनाया गया था नगर पालिका। इसके 100 साल बाद 1967 में आपके रायपुर में क्या बनाया जाएगा? नगर निगम। क्या बनाया जाएगा? नगर निगम, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। 1867 में आपका बना था क्या? नगर पालिका। और 1967 में आपका क्या बनेगा? नगर निगम। तो पेपर में बेटा यदि पूछा जाएगा तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे मैं बात करूं, आपके छत्तीसगढ़ में सबसे नवीनतम आपका नगर निगम कौन सा है? तो याद रखना है रिसाली दुर्ग, 2019 में बनाया गया था। सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला कहेगा तो याद रखना है दुर्ग, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पूछेगा तो याद रखना है दुर्ग में। 4 है आपका दुर्ग, भिलाई, चरोदा और रिसाली। ये रिसाली आपका नवीनतम है। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके दुर्ग में है। कौन कौन सा? पहला दुर्ग, दूसरा भिलाई, तीसरा आपका चरोदा और चौथा आपका रिसाली। पेपर में ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल नगर निगमों की संख्या है 14। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नगर निगम है आपका रायपुर 1967। सबसे नवीनतम है आपका रिसाली जो कि 2019 में बनाया गया था। सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला है आपका दुर्ग, जहाँ पर दुर्ग, भिलाई, चरोदा और रिसाली ये 4 नगर निगम आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ये 14 नगर निगम कहाँ कहाँ पर हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। कम से कम दिमाग में रहेगा तो प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो कम से कम आप बना पाओगे। चलो अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं
तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें गौर करनी होगी। क्या चीज़ें गौर करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, ठीक है। यदि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो अंबिकापुर जो कि आपके सरगुजा में है, अंबिकापुर कहाँ स्थित है, आपके सरगुजा में। चिरमिरी की मैं बात करूं तो ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिसे आप एमसीबी के नाम से जानते हो। एक आपका रायगढ़ में है, एक आपके कोरबा में है, एक आपके बिलासपुर में है, एक आपके बिरगांव रायपुर में है, एक आपके रायपुर में है, ठीक है, दुर्ग में है, भिलाई में है जो कि आपके दुर्ग जिला में है, चरोदा जो कि आपके दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, धमतरी में है, जगदलपुर में है और रिशाली दुर्ग में है। नोट याद रखना है, महासमुंद का जो नगर निगम है, कौन सा नगर निगम, महासमुंद का जो नगर निगम है, ये आपका लेटेस्ट क्या है, प्रस्तावित है। याद रखना है, महासमुंद का नगर निगम आपका लेटेस्ट प्रस्तावित है, आपको याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रहेगा, ठीक है। पेपर में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा, महासमुंद नगर निगम के रूप में प्रस्तावित आपका है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बात करूं, अभी जब आपका चुनाव हुआ था नगर निगमों में, यानी कि नगरीय निकाय में, तो कौन कौन से 4 नगर निगम है जहां पर चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। कौन कौन सा 4 आपका नगर निगम है जहां पर आपका चुनाव नहीं हुआ था, तो उसमें आपको याद रखना है, एक बिरगांव। ये बिरगांव कहाँ स्थित है, आपके इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, उरला आपने नाम सुना होगा। तो बिरगांव नगर निगम आपके रायपुर जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, आपके रायपुर जिला में। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, बिरगांव के अलावा मैं और बात करूं तो ये आपका रायपुर हो गया। उसके बाद आपके दुर्ग नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है, रिसाली नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो भिलाई नगर निगम में आपका चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके चरोदा में भी चुनाव नहीं हुआ है। तो पेपर में ये प्रश्न बन सकता है, चरोदा आपका दुर्ग जिला, भिलाई आपका दुर्ग जिला, रिसाली आपका दुर्ग जिला और दुर्ग तो आपका दुर्ग जिला में ही है। तो इन 4 नगर निगमों में आपका चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। 4 में ये काउंट होगा, भिलाई, चरोदा, बिरगांव और रिसाली, ठीक। इन 4 नगर निगमों में आपका चुनाव नहीं हुआ है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, रिसाली, भिलाई चरोदा यानी कि वो भी आपका चरोदा वाला, और बिरगांव। इन 14 नगर निगमों में कितने जगहों पर आपका चुनाव नहीं हुआ है, तो याद रखना है 4 जगह आपका चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दिए रहना, ठीक। रिसाली, भिलाई, बिरगांव और चरोदा, इन 4 नगर निगमों में आपका चुनाव अभी वर्तमान में नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और मुद्दों पर। एक टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, और वो है आपका जमानत राशि। किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो याद रखना है, जमानत राशि के बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। इस जमानत राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है, कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए कुछ ना कुछ पैसा अदा करना पड़ता है, ठीक है। याद रखना है, कोई भी व्यक्ति यदि आपका चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, जमानत राशि का मतलब ये होता है, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। अगर आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगा, कब, यदि आप टोटल वोट का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं तो। अब याद रखना है, जमानत राशि जब्त होने का जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमानत राशि का जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपने टोटल वोट का, याद रखना है, यदि आपने टोटल वोट का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, जमानत राशि का मतलब क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए लोग जो पैसा जमा करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए लोग जो पैसा जमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि।
जमानत राशि जब्त होने का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति हार गया है तब भी उसका जमानत राशि जब्त नहीं होगा यदि वो टोटल मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया है तो। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कहीं पर 600 वोट डाला गया है तो 600 का 1/6 कितना होता है? 100 वोट। यानी कि आप जीतो या हारो उससे कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम आपको 100 वोट प्राप्त करना होगा। और यदि आप 100 वोट प्राप्त नहीं करते हो तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगा, चाहे आप जीतो चाहे हारो। अब तीनों पंचायतों के लिए कितना कितना होता है आपका जमानत राशि, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तीनों पंचायतों पर यदि मैं बात करूं, एक हो गया आपका नगर पंचायत, एक हो गया आपका नगर पालिका, या इसे ही क्या कहते हैं? नगर पालिका परिषद भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है पता है आप लोगों को? नगर पालिका परिषद है। और तीसरा है आपका नगर निगम। तीसरा क्या है आपका? नगर निगम। ठीक, एक हो गया नगर पंचायत, एक हो गया नगर पालिका परिषद, और एक हो गया आपका नगर निगम। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है। एक हो गया आपका नगर पंचायत, एक हो गया आपका नगर पालिका परिषद, और एक हो गया आपका नगर निगम। ठीक, ये तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो, यदि आपको नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जमानत राशि कितना रुपये होगा? 1000 रुपये। नगर पालिका परिषद में 3000 रुपये, और नगर निगम में हो जाएगा आपका 5000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। जमानत राशि का मतलब क्या होता है? लोग चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे जमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जमानत राशि। और जमानत राशि जब्त होने का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। टोटल वोट का यदि आप 1/6 मत प्राप्त करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि 600 है आपका, तो 600 का 1/6 कितना होता है आपका? 100। ठीक है, तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं नगर पंचायत का, यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो 1000, वहीं यदि आप नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ते हैं तो 3000, और नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं तो 5000। ये कौन सी कैटेगरी के लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए है? जनरल। अब यदि आप ST SC या OBC हैं, ठीक है, क्या हैं आप? ST SC या OBC हैं यदि आप, तब के केस में क्या बनेगा? ठीक है, यदि ST SC OBC या फीमेल हो तब की कंडीशन में क्या बनेगा? तो सबका क्या कर देना? आधा आधा। जैसे कि 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500। 3000 का आधा कितना हो जाएगा? 1500। और 5000 का आधा कितना हो जाएगा? 2500। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, नगर पंचायत में यदि आप जनरल कैटेगरी से चुनाव लड़ते हैं तो 1000, नगर पालिका परिषद में यदि आप 3000 लड़ते हैं तो याद रखना है 3000 यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ST SC OBC के लिए जस्ट आधा हो जाता है आपका। यदि आप जनरल कैटेगरी से तो 5000 देना है, और ST SC OBC या महिला हो तो 2500 रुपये। तो याद रखना है, सिर्फ जनरल का याद रख लो, उसका आधा कर देना एग्जाम में पूछेगा तो। 1000, 3000 और 5000। इट्स क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं त्यागपत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? त्यागपत्र। कौन कौन किसको किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ के पंचायत के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं नगर पंचायत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? नगर पंचायत में। यहाँ पर आपको कौन कौन मिलेगा? एक मिलेगा अध्यक्ष, एक मिलेगा उपाध्यक्ष, और एक मिलेगा आपका पार्षद। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और कौन मिलेगा आपका? पार्षद। ठीक है, एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है त्यागपत्र के मामले में, चूंकि हम नगर पंचायत पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष किसको देगा, और पार्षद किसको देगा। तो याद रखना है पार्षद देगा अध्यक्ष को। कहाँ के अध्यक्ष को? नगर पंचायत के अध्यक्ष को। वहीं यदि मैं बात करूं आपका उपाध्यक्ष किसको देगा, तो ये भी अध्यक्ष को देगा। कहाँ के अध्यक्ष को? नगर पंचायत के अध्यक्ष को। अब यदि मैं बात करूं अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? CMO। CMO को ही हम क्या कहते हैं? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। अब यहाँ पर कौन सा CMO रहेगा? तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी।
मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो पूछेगा आपसे, तो याद रखना है। त्यागपत्र में आपका नगर पंचायत अध्यक्ष सीएमओ मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, उपाध्यक्ष अध्यक्ष नगर पंचायत, पार्षद अध्यक्ष आपका नगर पंचायत। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपके नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका कहते हैं या कई लोग इसे ही क्या कहते हैं, नगर पालिका परिषद भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 लोग मिलेंगे आपको। कौन कौन मिलेगा? एक मिलेगा अध्यक्ष, एक मिलेगा उपाध्यक्ष और एक मिलेगा कौन आपको, सदस्य। ठीक है, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखना है यहाँ के सीएमओ को, मुख्य नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी को। और आपके अध्यक्ष और सदस्य, सदस्य कहने का मतलब आपके पार्षद, इन लोग किसको देंगे? तो अध्यक्ष को। कहाँ के अध्यक्ष को? तो याद रखना है नगर पालिका के अध्यक्ष को। मतलब उपाध्यक्ष और पार्षद अपने अध्यक्ष को देंगे और अध्यक्ष सीएमओ मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी को देंगे। इसके बाद में यदि बात करूं नगर निगम, किसके बारे में मैं बात करूं? नगर निगम के बारे में यदि मैं बात करूं तो नगर निगम में कौन कौन मिलते हैं आपको? या तो आपको मिलेगा महापौर, या इसे ही क्या कहते हैं, मेयर। और कौन मिलेगा? महापौर हो गया, या इसे ही क्या कहते हैं, मेयर। और दूसरा रहेगा आपका पार्षद। दूसरा कौन रहेगा आपका? पार्षद। तो महापौर या मेयर कहेगा, ठीक है, नगर निगम में महापौर या मेयर कहेगा, तो ये किसको त्यागपत्र देता है? तो नगर निगम आयुक्त को। कल मैंने अधिकारियों के बारे में बताया था ना, नगर निगम आयुक्त, या इसे ही क्या कहते हैं, आयुक्त को ही कमिश्नर भी कहते हैं। पार्षद अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो महापौर को देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। ठीक, चलिए इसके अलावा कुछ कुछ और टॉपिक पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपका चुनाव के लिए उम्र क्या होगा, चुनाव लड़ने के लिए उम्र क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है, चाहे आप नगर पंचायत के पार्षद हो, चाहे आप नगर पालिका के पार्षद हो, चाहे आप नगर निगम के पार्षद हो, कहीं पर के भी पार्षद रहो, पार्षद बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 साल। याद रखना है, पार्षद बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, पार्षद बनने के लिए उम्र आपकी कम से कम कितना होना चाहिए? 21 साल। और वहीं यदि मैं बात करूं, आपको नगर पंचायत में अध्यक्ष, नगर पालिका में अध्यक्ष या नगर निगम में महापौर बनना है, तो इसके लिए आपका उम्र होगा 25 साल। ये क्या है आपका? कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में कोई व्याख्यान नहीं किया गया है, पर कम से कम के बारे में आपका बताया गया है। ठीक है, अध्यक्ष या महापौर के बारे में याद रखे, कहेगा या पूछेगा तो याद रखना है 25 साल। कम से कम कितना है आपका? 25 साल। ठीक है, पार्षद के लिए उम्र क्या है? कम से कम 21 साल। और अध्यक्ष या महापौर के लिए कितना है? तो याद रखना है कम से कम 25 साल। ये आपके चुनाव लड़ने का उम्र है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बढ़िया नोट्स दे दिया है आप लोगों को। ठीक है, इस नोट्स में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नगरीय निकाय में चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना है आपका? तो याद रखना है, अगर नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर निगम अध्यक्ष हो, तो अध्यक्ष बनने के लिए उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 25 साल। ये आपके नोट्स में डला हुआ है मस्त। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपका पार्षदों के बारे में, यदि मैं बात करूं जस्ट लाइक आपका,
ठीक है, नगर पंचायत का पार्षद, नगर पालिका का पार्षद या नगर निगम का पार्षद। तो पार्षद बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। इसके बाद हमने देखा, ठीक है, कि कौन कौन किसको किसको त्याग पत्र देगा, ये भी हमने देख लिया है क्लास में, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद का जो पार्षद रहेगा वो नगर पालिका के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को और अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका पंचायत सीएमओ को देगा। नगर निगम में पार्षद महापौर को देगा और महापौर नगर निगम आयुक्त या कमिश्नर को देगा। शपथ, ठीक है, शपथ कौन दिलवाएगा? तो याद रखना है, चाहे कोई नगर पंचायत में हो, नगर पालिका में हो या नगर निगम में हो, चुनाव राज्य निर्वाचन द्वारा नियुक्त अधिकारी दिलवाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं, नगर पंचायत को आप क्या कहते हैं? संक्रमणशील क्षेत्र। कहने का मतलब, इसका कहने का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र से जब हम नगर पंचायत बनाते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र यदि एकदम शहरी रूप से डेवलप हो गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान की भाषा में संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र मतलब पहले वो गांव था, धीरे धीरे क्या बनने लगा? शहर बनने लगा। उस आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नगर पंचायत के बारे में मैं बात करूं तो नगर पंचायत के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर पार्षद आपके नगर पंचायत के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष को और अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देगा। इसे हमने देख लिया है त्यागपत्र के मामले में, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं वार्डों की संख्या। तो इसको हमने कल की क्लास में देख ही लिया है, ठीक है, वार्डों की संख्या हमने देख लिया है। नगर पंचायत में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 40, नगर पालिका में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40, नगर निगम में कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 70। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि अभी जस्ट मैंने बताया आपको, तो जमानत राशि कितना है आपका? 1000, नगर पालिका परिषद में 3000 और नगर निगम का आपका 5000। ये किसका है? आपके जनरल कैटेगरी का है। किसका है? जनरल कैटेगरी का। ST SC OBC या महिला रहेगा तो आधा कर देना इसका, ठीक है। इसके अलावा फिर ये तो हमने देख लिया था, यहाँ पर मैंने और मेंशन कर दिया है आपका, ठीक है, जो चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि रहता है उसको, ठीक है। यहाँ पर अनारक्षित मतलब क्या हो गया? जनरल, और आरक्षित मतलब क्या हो गया? ST SC OBC और आपका फीमेल, ठीक है। तो उनका जस्ट आधा आधा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने 1/6 वाला भी मेंशन कर दिया है, जमानत राशि वाला। तो बिल्कुल इतना देखना था आपको किसमें? नगरीय निकाय वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं हम आपके सिलेबस में, ठीक है। यहाँ से मुश्किल शिक्षक भर्ती हो चाहे CGTET हो, 1 से 2 प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न वो पंचायती राज से प्रश्न पूछता है, तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या चीज़ का? अब हम बात करते हैं उन मुद्दों का जहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, उन सब मुद्दों का। और इसके अलावा अभी आपके पास 2 दिन रहेगा, सैटरडे और संडे। पूरा संविधान एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और जब मैं मंडे वापस आऊँगा तो आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं यदि किसी भी प्रकार से कुछ डाउट रहेगा तो, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको देखना था। सिलेबस आपका कंप्लीट होता है ऑफिशियली रूप से, और बिल्कुल कुछ भी दिक्कत रहेगा तो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। बस अब दबा के एक ही काम करिए, दिन रात एक करके मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कर्म में अगर सच्चाई है, याद रखना है, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म आपका कभी निष्फल नहीं होता। ये बात मैं नहीं बल्कि गीता में लिखा गया है। तो बिल्कुल आप लगातार मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपका कर्म और आपकी अच्छी सोच आपको अच्छी जगह तक पहुंचा देगा, ठीक है। चलिए, तो अभी का क्लास हम ओवर करते हैं। लगातार आप जुड़े रहिए साथ PSC एकेडमी के साथ। जो भी टीचर आपको MCQ कराता रहेगा बिल्कुल आप MCQ करते रहिए। लगातार यहाँ टेस्ट सीरीज हो रहा है साथ PSC एकेडमी में, उसको भी आप ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। ऑफिशियली आपका ख़त्म होता है मंडे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना सिलेबस तो ऑफिशियली मेरे तरफ से ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।